नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तेज बारिश ने तो मेरी जिंदगी को जैसे नर्क बना कर रख दिया था। मुझे हर हाल में मीटिंग के लिए मुंबई से दिल्ली पहुंचना था, लेकिन तूफानी बारिश ने सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। इसीलिए मजबूरन भागम भाग मुझे रेलवे स्टेशन जाना पड़ा। दिल्ली की टिकट मैंने अर्जेंट में खरीदी थी, इसीलिए मुझे इकोनॉमी क्लास की टिकट मिली थी। अगर मेरी मीटिंग ना होती तो मैं कभी भी इकोनॉमी क्लास में सफ़र करने के लिए भी तैयार नहीं होता। अभी भी ट्रेन के आने में आधा घंटा बाकी था। मेरा ड्राइवर मुझे स्टेशन छोड़कर जा चुका था, इसीलिए मैं बोर सा प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठा था। रात का समय था और लगभग 1:30 बज चुके थे। इस स्टेशन पर ट्रेन सिर्फ 5 मिनट के लिए ही रुकने वाली थी। बारिश की वजह से आज स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा छाया था। शायद रात के इस समय एक दो मुसाफिर ही ट्रेन के इंतजार में थे। बारिश अब भी बहुत तेज हो रही थी। तभी मैंने देखा कि एक लड़की स्टेशन के अंदर आई, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने अपना चेहरा एक चादर से ढक रखा था। वह पूरी तरह भीगी हुई थी और बड़ी घबराहट में इधर उधर देख रही थी। जिस बेंच पर मैं बैठा था वह खाली थी। थोड़ी दूरी पर एक और बेंच थी, लेकिन वहां कुछ लड़के बैठे हुए थे। वह लड़की बैठने की जगह ढूंढ रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग भी था। उसने मेरी बेंच की तरफ देखा और फिर धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई मेरी बेंच के पास आई और एक कोने में बैठ गई। फिर अपने बैग से मोबाइल फोन निकाला और उसमें किसी को मैसेज करने लगी। मैंने एक नजर उस पर डाली। उसका चेहरा नाक के नीचे तक चादर से ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थी। बड़ी गहरी और खूबसूरत आंखें थी। मैंने तुरंत अपनी नजर हटा ली। कुछ देर बाद वह अचानक बोली, सुनो। मुझे उसके बुलाने का यह अंदाज थोड़ा अजीब लगा। मैंने पलटकर उसकी तरफ देखा। वह बोली, दिल्ली वाली ट्रेन कब आएगी? मैंने कहा, लगभग आधे घंटे में। वह हल्की झुंझलाहट से बोली, क्या मुसीबत है? जल्दी नहीं आ सकती क्या? उसकी बेतुकी बातें सुनकर मैं क्या जवाब देता। एक तो बारिश की वजह से मुझे इतना लंबा सफर करना पड़ रहा था, ऊपर से यह अजीब सी बातचीत। मैं तो पहले ही इस सफर के बारे में सोचकर परेशान था। कुछ क्षण बाद वह फिर बोली, सुनो, तुम्हारी बोगी नंबर क्या है? मैंने अभी तक अपनी टिकट ठीक से देखी भी नहीं थी। मैंने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा, क्यों? आपको क्या करना है? वह बोली, अरे, मैंने तुम्हारे बाद ही टिकट खरीदी है, इसीलिए देखना चाहती हूँ कि हमारी बोगी एक ही है या नहीं। मैंने बोर होते हुए अपनी जेब से टिकट निकाली और अपना बोगी नंबर और सीट नंबर बता दिया। उसने भी अपनी टिकट चेक की और अचानक हंसने लगी। फिर बोली, अरे, हमारी बोगी तो एक ही है, लगता है सफ़र भी साथ ही कटेगा। यह तो एक ही है, हमारी सीट भी बराबर की है, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपना मोबाइल निकाला और अपनी माँ को फ़ोन करके उनसे बात करने लगा। बातों बातों में समय का पता नहीं चला। ट्रेन आई तो मैं फ़ोन पर बात करते करते वहाँ एक चाय की दुकान तक जा चुका था और चाय पीने लगा था। बातों में मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ कि ट्रेन कब आकर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो चुकी थी। मेरी माँ भी बहुत बातूनी स्वभाव की थी। उनके किस्से कहानियाँ शुरू होते तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते थे। वह मुझे समझाने लगी, वहां जाकर कुछ उल्टा सीधा मत खा लेना। मुझे पता है कि तुम खाने में बहुत लापरवाही करते हो। मैं एक तरफ चाय पी रहा था और दूसरी तरफ अपनी माँ को तसल्ली भी दे रहा था कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं खाऊंगा। मैं अभी यही कह ही रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर जोर से थपकी मारी। मैंने पीछे पलट कर देखा तो वही लड़की थी। वह जल्दी से बोली, डफर हो क्या? ट्रेन आ गई है, जाना नहीं है क्या तुम्हें? उसकी बात सुनकर मैं ठीक से हैरान भी नहीं हो सका था, क्योंकि उसी समय ट्रेन जाने का हॉर्न बज जा रही थी। मैंने फटाफट तेज कदम बढ़ाए और अपनी बेंच से सामान उठाया, फिर लगभग भागते हुए ट्रेन में सवार हो गया। वह लड़की तो भागकर पहले ही चढ़ चुकी थी। जब मैं अपनी सीट पर पहुंचा तो वह पहले से ही वहां बैठी हुई थी। इत्तेफाक ऐसा था कि मेरे और उसके अलावा वहां कोई तीसरा मुसाफिर नहीं था। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा सड़ा इंसान, दिमागी इंसान नहीं देखा। अगर मैं तुम्हें बताने ना आती तो तुम्हारी ट्रेन तो छूट ही चुकी होती। फिर क्या करते तुम? मैंने शांत स्वर में कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल मैं बहुत ही सधे हुए मिजाज का लड़का था। लड़कियों से सीधे मुंह बात करना मुझे पसंद नहीं था।
मेरा सारा ध्यान अपने बिजनेस पर रहता था। मैं स्वभाव से बहुत गंभीर था और अपने करियर को लेकर बेहद सजग भी। मुझे अपनी जिंदगी में अस्त व्यस्त चीजें बिल्कुल पसंद नहीं थी और बेवजह चटर पटर बातें करने वाली लड़कियां तो बिल्कुल भी नहीं। रात के 2 बज चुके थे, इसीलिए मैंने यही ठीक समझा कि अब मुझे सो जाना चाहिए। तभी उसी वक्त एक लड़का उबले हुए अंडों की टोकरी उठाए डिब्बे में आवाज लगाता हुआ गुजरने लगा। यह मेरा पहला ऐसा सफर था जो मैं इकोनॉमी क्लास में कर रहा था। मैंने अपनी जिंदगी में ट्रेन का सफर बहुत कम किया था, क्योंकि ज्यादातर मैं हवाई जहाज से ही यात्रा करता था। जैसे ही वह नौजवान सा लड़का वहां से गुजरा, वह लड़की उसे पुकारने लगी, कहने लगी, ओ अंडे वाले भाई, जरा रुकना। वह तुरंत रुक गया। उसने उस लड़के से अंडे लिए, फिर अपने पर्स से पैसे निकालने लगी। काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब उसे पैसे नहीं मिले तो वह मुझसे कहने लगी, सुनो, तुम्हारे पास 2,000 के नोट का खुला है क्या? मैंने नाम में सिर हिला दिया। वह बोली, अच्छा ऐसा करो, 50 का नोट निकाल कर दे दो। जैसे ही हम देहरादून पहुंचे, मैं तुम्हारे 50 रुपये तुम्हें वापस लौटा दूंगी। पता नहीं वह लड़की किसी अजनबी से इतनी जल्दी कैसे फ्रेंडली हो सकती है। मैंने अपनी जेब से पर्स निकाला और 50 का नोट उसे पकड़ा दिया। उसने अंडे वाले लड़के को पैसे दिए और अंडे लेकर खाने लगी। फिर एक अंडा मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, लो, तुम भी खा लो। लेकिन मैंने नाम में सिर हिला दिया और कहा, नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वह बोली, अरे जरूरत क्यों नहीं है, सर्दी कितनी है और सर्दियों की बारिश में इंसान को उबले अंडे जरूर खाने चाहिए, मेरी दादी बताया करती थी। मैंने कहा, मुझे नींद आ रही है और मैं सोना चाहता हूँ। वह बोली, तो मैंने तुम्हें कब रोका है, सो जाओ। लेकिन तुम्हें देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि तुम पक्के मजनू हो। सच बताओ, किसी लड़की से धोखा खाकर आए हो ना? उसकी इस तरह की बातों पर अब मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने थोड़ा सख्त लहजे में कहा, आप अपने काम से काम रखिए। जब से बैठी हैं लगातार बोले जा रही है। क्या मैंने आपसे पूछा कि आप अकेली क्यों सफर कर रही हैं? मेरे सख्त शब्द सुनकर वह थोड़ी सकपका गई। फिर बोली, अरे मत बताओ, मिर्ची क्यों चबा रहे हो? इंसान आराम से भी बात कर सकता है। मैंने कौन सा तुम्हारे सिर पर बंदूक तान कर पूछ लिया? नहीं बताना तो मत बताओ, अंडा नहीं खाना तो वह भी मत खाओ। इतना कहकर उसने अपना बैग नीचे रखा और फिर बोली, देखो, मुझे तुम्हें यह कहने का हक तो नहीं है, लेकिन मेरी दादी कहा करती थी कि जूते पहनकर सोने से बिस्तर पर सांप आ जाते हैं। मुझे सांपों से बहुत डर लगता है, इसीलिए भगवान के लिए अपने शूज उतार कर साइड में रख दो। जितनी वह देखने में खूबसूरत थी, उतनी ही ज्यादा बातें भी करती थी और मुझे बातूनी लड़कियों से सख्त चिढ़ थी। इसीलिए मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था। मैंने चुपचाप अपने शूज उतारे और एक साइड में रख दिए, फिर अपनी आंखों पर बाहर रखकर सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि अगले ही स्टेशन पर मुझ पर कयामत टूटने वाली है। अगला स्टेशन आते ही कुछ नौजवान ट्रेन में सवार हुए, जिनके हाथों में पिस्तौल थी। जैसे ही वे लड़के ट्रेन में चढ़े, टिकट चेकर ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने बंदूक दिखाते हुए कहा, हम किसी की तलाश में हैं, अगर हमें रोकोगे तो तुम्हें भी गोली मार देंगे। मेरी आंख खुल गई थी। मैंने अपनी आंखों से बाहर हटाई तो देखा कि टिकट चेकर उनसे कह रहा था, देखिए, हम आपको एक एक कैबिन में घुसते नहीं दे सकते। उनमें से एक लड़का बोला, अगर तुमने हमने रोकने की कोशिश की तो यह जान लो कि हमारे हाथ ऊपर तक है, समझे? यह हमारी इज्जत का सवाल है। खैर, मुझे बाहर हो रहे शोर से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन जब मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वह अपना पूरा चेहरा ढके हुए डरी सहमी खिड़की के बाहर देख रही थी। मैंने गौर किया तो उसका शरीर धीरे धीरे कांप रहा था। हालांकि देखने में वह डरपोक लड़की नहीं लगती थी। तभी कुछ लड़के हमारे कैबिन में भी आ गए। मैं उठकर बैठ गया। वह टिकट चेकर भी उनके साथ था। वे उस लड़की से बोले, लड़की, अपना चेहरा दिखाओ हमें। लेकिन वह तुरंत बोली, मैं क्यों अपना चेहरा दिखाऊं? देखो, मैं यहाँ अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाऊंगी। मेरा पति बहुत ही सख्त मिजाज का है। फिर वह मुझसे कहने लगे, सुनते हो जी, यह क्या कह रहे हैं, जरा देखो तो। वह मुझे न जाने क्यों संबोधित कर रही थी।
मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। वह बोली, यह मेरे पति है। देखो, मेरे पति बहुत बड़े बड़े लोगों से संबंध है। अगर तुमने मुझसे चेहरा दिखाने की जबरदस्ती की तो यह तुम पर केस भी कर देंगे। उस चालाक लड़की को देखकर मैं हैरान रह गया। वह तुरंत अपनी सीट से उठकर मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने कहा, यह क्या बदतमीजी है। उसने मेरा हाथ पकड़कर हल्के से दबा दिया और आंखों में विनती भरकर मेरी तरफ देखने लगी, जैसे कह रही हो कि मैं उसकी इज्जत रख लूं। लेकिन मैं नहीं जानता था कि उसकी बात पर हामी भरना मुझे इतना महंगा पड़ सकता था। मैंने कहा, हाँ, यह मेरी पत्नी है और मैं आपको इस बात की अनुमति नहीं देता कि आप मेरी पत्नी को इस तरह बेइज्जत करके उसका चेहरा देखने की कोशिश करें। वह लड़के अंदर आ गए और बोले, पिछले 4 केबिन हम देख चुके हैं। किसी भी पति ने अपने पत्नी को दिखाने से इनकार नहीं किया। अगर वह सो भी रही थी तो चादर हटाकर उसका चेहरा दिखा दिया गया था। हम यहाँ इस एक लड़की की तलाश में आए हैं जो घर से भागी है और हम उसके भाई हैं। हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमें खबर मिली है कि वह इसी ट्रेन में है। देखो, तुम्हारे बड़े बड़े लोगों से संबंध है तो हमारे भी ऊंचे हाथ हैं। हर हाल में हम इस लड़की का चेहरा देखकर ही जाएंगे। अगर यह लड़की हमारी बहन नहीं हुई तो हम यहाँ से चुपचाप चले जाएंगे। इस पर इतना तमाशा बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब मैं समझ गया था कि लड़की घर से भागकर आई थी। मैं क्या कर सकता था। उन लड़कों ने लड़की से कहा, तुम अपना चेहरा दिखाती हो या हम जबरदस्ती तुम्हारे चेहरे से यह चादर हटा दें। अब तो उस लड़की का भांडा फूटना ही था। मैंने सोचा कि इसे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। खैर, उस लड़की ने डरते डरते अपने चेहरे से चादर हटा दी। उसका चेहरा देखते ही लड़के गुस्से में आ गए और उसके सिर पर पिस्तौल तान दी। वे बोले, क्या सोचा था तुमने? तुम हमारी आंखों में धूल झोंककर भाग जाओगी? उस लड़की ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, भाई, मैं इसे शादी कर चुकी हूँ। यह मेरा पति है। यह सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत कहा, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मेरी बात सुनकर वह लड़की बोली, क्यों घबरा रहे हो? जो कुछ होना था वह हो चुका है। हम शादी कर चुके हैं। अब कुछ भी नहीं हो सकता। तुम डरो मत। मैंने उसे गुस्से से देखा और कहा, क्यों झूठ बोल रही हो? वह बोली, डरो मत, मैं सब संभाल लूंगी। फिर वह अपने भाइयों के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, मैं इस लड़के से शादी कर चुकी हूँ। आप लोग जो कुछ मेरे साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं। वे लड़के उस लड़की के साथ साथ मुझे भी अपने साथ घसीट कर ले गए। मैं बार बार कहता रहा कि मैंने इससे कोई शादी नहीं की, यह झूठ बोल रही है। लेकिन वह लड़की कहने लगी, अभी तो खुद कह रहे थे कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अब क्यों मुकर रहे हो? वे लोग मुझे भी अपने साथ ले गए। उस लड़की के 5 भाई थे और उसके चाचा और ताऊ भी थे। पूरा खानदान एक बहुत बड़े घर में रहता था। सारे मर्द मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मैं कहकर थक गया कि यह लड़की झूठ बोल रही है, मेरी इससे कोई शादी नहीं हुई। लेकिन वह लड़की बार बार यही कहती जा रही थी कि यह आप लोगों के डर की वजह से इनकार कर रहा है। फिर वह बोली, आप लोग हमें मारकर क्या हासिल कर लेंगे? वैसे भी यह कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, अच्छा खासा बिजनेसमैन है। इसके कपड़े देखिए, क्या यह आपको कोई गरीब लगता है? उस समय मैंने पैंट कोट पहन रखा था और टाई भी लगाई हुई थी, क्योंकि मुझे तो हवाई जहाज से सफ़र करके मीटिंग में जाना था। लेकिन तेज बारिश की मजबूरी मुझे रेलवे स्टेशन तक ले आई थी और यह लड़की मेरे वहाँ होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी। उसके चाचा और पिता मुझसे मेरे काम के बारे में पूछने लगे। मैंने कहा कि मैंने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। फिर मैंने उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बता दिया। मुंबई शहर के जाने माने बिजनेसमैन में मेरी गिनती होती थी। यह सुनकर वह कहने लगे, फिर तुम्हें यूं भागने की क्या जरूरत थी? तुम ऐसे ही रिश्ता भेज देते तो हम तुम्हारा रिश्ता स्वीकार कर लेते। उनकी बात सुनकर मैं और भी हैरान हो गया। मैंने कहा, आपको समझ क्यों नहीं आता कि आपकी बेटी झूठ बोल रही है? वे बोले, देखो, जो हो गया सो हो गया, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची भाग कर जाए। तुम मंदिर में शादी कर चुके हो, ठीक है, लेकिन हम अपनी पूरी बिरादरी के सामने दोबारा पूरी रीति रिवाज के साथ तुम्हारी शादी करवाएंगे, ताकि सबको यह पता चल सके कि जो कुछ हुआ है वह हमारी रजामंदी से हुआ है। क्योंकि शुभांगी की ओर से
हमारी शादी की खबर अभी किसी को नहीं है। मेरे बहुत मना करने के बावजूद अगले ही दिन सुबह मेरी शादी उसी लड़की से कर दी गई। उन्हें अपनी बेटी की बात पर भरोसा था, लेकिन मेरी बात पर नहीं। वे लोग कुछ दबंग किस्म के थे। उन्होंने मुझे घर से निकलने ही नहीं दिया और एक कमरे में बंद करके रखा। आपने यह तो सुना ही होगा कि लड़कियों के साथ जबरदस्ती की जाती है, लेकिन एक लड़का होते हुए भी उस समय बिल्कुल बेबस हो चुका था। उन्होंने मेरी माँ को भी बुला लिया था। मेरी माँ हक्का बक्का मुझे देख रही थी। बोली, दिव्यांश, यह कौन सी मीटिंग थी तुम्हारी? अगर तुम्हें लड़की पसंद थी तो मुझसे बात करते। तुम्हें किसी की बेटी को घर से भगाते हुए शर्म नहीं आई? मैंने कहा, माँ, आप भी मुझे ऐसा समझती हैं? वह बोली, सब कुछ तुम्हारे सामने है, अब मैं और क्या समझूं? उस समय मुझे चुप रहना ही बेहतर लगा। उस लड़की के नाटक में सिर्फ 2 मिनट उसका साथ देना मुझे बहुत बड़ा महंगा पड़ गया। शादी के बाद मुझे उस लड़की को विदा कराकर अपने घर भी लाना पड़ा। पूरे रास्ते मैंने उससे एक शब्द भी बात नहीं की, क्योंकि मेरी माँ भी गाड़ी में मौजूद थी। मैंने सोचा था कि कमरे में जाकर उसकी अच्छी तरह खबर लूँगा कि उसने मेरे साथ यह कैसा खेल खेला है, यह कैसा तमाशा बना दिया है। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ, वह लड़की हंस रही थी। वह बोली, शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया, वरना मुझे लगा था कि मेरे घर वाले मुझे जान से ही मार डालेंगे। फिर वह बोली, तुम तो बहुत दौलतमंद निकले, इसीलिए मेरे घर वालों ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने गुस्से में कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, यह कैसा खेल खेला है तुमने? वह बोली, तुमने मेरे साथ क्या किया? दरअसल मेरी मजबूरी थी। असल में मैं किसी लड़के से मोहब्बत करती हूँ, लेकिन समस्या यह है कि वह अमीर नहीं है। मैं जानती थी कि मेरे घर वाले कभी भी मेरी शादी उससे नहीं करेंगे। फिर वह बोली, मैं उसी की खातिर घर से भाग गई थी, लेकिन वह स्टेशन पर आया ही नहीं। इससे पहले कि वह स्टेशन पर पहुंचता, ट्रेन आ चुकी थी, इसीलिए मुझे ट्रेन में चढ़ना पड़ा। बाद में उसका मैसेज आया कि मुझे दिल्ली में मिलेगा, लेकिन उससे पहले ही मेरे भाई मुझ तक पहुंच गए। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ यह नाटक करना पड़ा। तुम्हारी शक्ल सूरत से ऐसा लगता है कि तुम बहुत अमीर आदमी हो। उस समय मेरे पास कोई और चारा नहीं था, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हारी पत्नी बनने का नाटक करूंगी तो मेरे घर वालों को कोई ऐतराज नहीं होगा। तुम निश्चिंत रहो, यह शादी सिर्फ कागजी शादी ही रहेगी। उस लड़की ने बड़े आराम से अपने मकसद के लिए मुझे इस्तेमाल कर लिया था। मुझे उस पर जितना भी गुस्सा आता उतना कम था। मैंने कहा, क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है? जब तुम चाहोगी मुझे इस्तेमाल करोगी और मैं इस्तेमाल होता रहूँगा। वह बोली, देखो, यह मेरी सबसे बड़ी मजबूरी थी। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम एक मर्द हो, जब चाहो मुझे तलाक दे सकते हो, दूसरी शादी कर सकते हो। लेकिन मेरे माँ बाप मेरी शादी कभी भी उस लड़के से नहीं करते। क्या किसी इंसान का गरीब होना उसका सबसे बड़ा दोष है? इस समय वह लड़की काफ़ी गंभीर बातें कर रही थी और उसकी आंखों में आंसू भी झिलमिला रहे थे। मैं खामोश हो गया। मैंने सोचा कि मेरा वाकई कुछ भी नहीं गया था। इतना कहकर उस लड़की ने अपने बैग से एक सादा सा कपड़ा निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं भी आराम से बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद वह वॉशरूम से बाहर आई और सादे कपड़ों में सोफे पर जाकर लेट गई। कुछ दिन इसी तरह गुजर गए। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा, कहाँ है तुम्हारा आशिक? वह बोली, उसके पापा बहुत सख्त है और उन्हें भी शक हो गया था कि वह मुझसे मोहब्बत करता है। फिर वह बोली, असल में मेरे भाई गुंडे किस्म के हैं, इसीलिए हर कोई उनसे डरता है। इसी वजह से उसके पापा ने उस पर सख्ती कर दी है। अभी वह मुझसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन तुम देखना, एक दिन उसके पापा का शक खत्म हो जाएगा, तब तुम मुझे तलाक दे देना और वह मुझसे शादी कर लेगा। तुम्हारी भी जान छूट जाएगी और मैं अपने नितिन के पास चली जाऊंगी। यह बात वह बड़े खुश होकर बता रही थी। अब वह अक्सर मुझसे नितिन की बातें करने लगी थी। वह कहती थी कि नितिन बहुत अच्छा लड़का है। वह उसके साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, लेकिन अभी उसकी नौकरी नहीं लगी है और वह नौकरी के लिए बहुत भाग दौड़ कर रहा है। एक बार मैंने उससे कहा, तुम्हारी शादी मुझसे हो चुकी है, कल को वह तुम पर शक नहीं करेगा। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी और बोली, नहीं करेगा। मैंने उसे बता दिया है कि तुम बहुत
अच्छे और शरीफ इंसान हो, और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम मेरे साथ कुछ नहीं कर सकते। यह कहकर वह फिर मुस्कुराने लगी। मैंने कहा, मुझे कुछ करना भी नहीं है। वह बोली, हाँ मुझे पता है, इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें। यह सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने कहा, हिम्मत की बात मत करो, अगर मैं करने पर आ जाऊं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर उसकी चलती हुई जुबान एकदम रुक गई। मैं उसके पास थोड़ा आगे बढ़ा। मेरा इरादा बस उसे थोड़ा तंग करने का था, क्योंकि मेरी इस बात से उसका रंग उड़ गया था। वह डरकर थोड़ा पीछे हट गए। मैंने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और एक ही कमरे में रहते हैं, एक मर्द और एक औरत। अगर अकेले हो और ऊपर से पति पत्नी भी हो तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी बात सुनकर वह घबराकर बोली, खबरदार जो तुमने ऐसा वैसा कुछ भी किया। मैंने कहा, मुझे कौन रोक सकता है। यह कहकर मैं उसके चेहरे की उड़ी हुई हवाएं देख रहा था और अपनी हंसी भी रोकने की कोशिश कर रहा था। वह लड़की जो अब तक खुद को मेरे सामने बहुत बहादुर दिखा रही थी, मेरे शब्दों से ही बुरी तरह घबरा गई थी। मैं कुछ देर तक उसके चेहरे को देखता रहा। वह बेहद हसीन थी। फिर मैंने जल्दी ही अपनी नज़र हटा ली और हंसने लगा। मेरे यूं हंसने पर वह मुझे गौर से देखने लगी। मैंने कहा, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। मैं कभी भी ऐसी लड़की से कोई रिश्ता नहीं बना सकता जिसके दिल में कोई और हो, इसीलिए बेफिक्र रहो। मेरी यह बात सुनकर उसकी जैसे जान में जान आ गई और उसने राहत की सांस ली। वह बोली, आगे से ऐसा मजाक मत करना, मैं कभी भी कुछ और नहीं सोच सकती। मैं नितिन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मैंने कहा, हाँ मैं समझ सकता हूँ। जिसके खातिर तुम घर छोड़ सकती हो उसके लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। उस लड़की ने मुझसे 1 महीने का समय मांगा था। मुझे लगा बस 1 ही महीना है, लेकिन मैं नहीं जानता था जैसे जैसे समय गुजरेगा मेरे दिल की दुनिया बदलने लगेगी। उसका मेरी माँ के साथ बहुत ही दोस्ताना रिश्ता बन गया था। दोनों की बातूनी स्वभाव की थी। मेरी माँ उसके घर आ जाने से बहुत खुश रहती थी। मेरे साथ भी वह अजीब अजीब बातें करती रहती थी। एक बार मैं कमरे में आया तो देखा कि वह चिप्स खा रही थी। जमीन पर चिप्स के रेफर भी पड़े हुए थे। कमरे का हाल भी बहुत कुछ बिगड़ा हुआ था और वह टीवी पर मूवी देख रही थी। मैंने कहा, यह सब क्या है? तुम्हें तमीज है? ऐसे रहते हैं कमरे में? कुत्ता भी अपनी जगह बैठता है तो पहले उसे साफ करके बैठता है। मेरी बात सुनकर वह हंसने लगी और बोली, मैं जानवर नहीं हूँ, और वैसे भी मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो किसी मशीन की तरह जिंदगी गुजारते हैं, घड़ी की सुइयों के हिसाब से सांस लेते हैं। कभी कभी जीवन में थोड़ा अस्त व्यस्त होना भी अच्छा लगता है। तुम्हें तो जिंदगी जीने का ढंग ही नहीं आता। मैंने कहा, जमीन पर खाने पीने की चीजें फेंकना, कमरे का हाल बिगड़ना, क्या यही जिंदगी जीने का तरीका है? वह बोली, कभी तुमने अपनी जिंदगी पर गौर किया है? तुम्हारी जिंदगी में कोई जान ही नहीं है। बस सीधा साधा ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, हर चीज़ तुम्हें परफेक्ट मिल जाती है और तुम इसी में खुश रहते हो। कभी एक दिन मेरे साथ मेरे तरीके से ज़िंदगी गुजार कर देखो, तब पता चलेगा कि ज़िंदगी क्या होती है। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान हो रहा था। अगले दिन संडे था। मैंने कहा, ठीक है, कल का दिन मैं तुम्हारे साथ गुजार कर देख लेता हूँ। मुझे भी तो पता चले कि तुम्हारी ज़िंदगी कैसी है। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हो गई। बोली, कल का दिन तुम्हें अपनी ज़िंदगी का सबसे यादगार दिन लगेगा। मैंने कहा, देखते हैं। यह कहकर मैंने बिस्तर से तकिया उठाया और उसके हाथ में थमा दिया और कहा, जाओ, जाकर अपनी जगह पर सो जाओ। वह सोफे पर जाकर लेट गई। अगले दिन सुबह सुबह उसने मुझे उठा दिया और अपने साथ समंदर के किनारे ले गई। समंदर पर मैं पहले भी कई बार गया था, लेकिन उसके साथ पहली बार गया था। उसकी मर्जी से ही मैंने एक साधारण ट्राउज़र और शर्ट पहन रखी थी, वरना मैं बाहर निकलते समय हमेशा अच्छे से तैयार होकर ही निकलता था। आम कपड़ों में तो कभी जाता ही नहीं था। उस समय समंदर के किनारे बहुत कम भीड़ थी। समंदर को देखकर उसके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। वह मुझसे बोली, आओ ना, पानी में चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे यह पसंद नहीं है। मैं दूर से ही समंदर देखना पसंद करता हूँ। वह मेरे पास आई और प्यार से मेरा हाथ पकड़कर बोली, आज मेरी मर्जी से जिंदगी जीकर देखो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। यह कहकर वह मुझे पानी में ले गई।
जब पानी मेरी एड़ियों से थोड़ा ऊपर पहुंचा तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और कहा, शुभांगी, बस यहीं तक ठीक है, इससे आगे मैं नहीं जाना चाहता। दरअसल मुझे गहरे पानी से थोड़ा डर लगता है, लेकिन एक मर्द होने के नाते मैं यह बात खुलकर कह भी नहीं सकता था। वह बोली, इसके बाद ही तो समंदर में जाने का मजा आता है। आओ ना, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, इतना डरने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मुझे हैरानी हुई कि मेरी हालत वह कैसे समझ गई। मैंने कहा, मैं डरता नहीं हूँ। वह हंसकर बोली, मैं जानती हूँ, तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम्हें पानी से डर लगता है। वह मुझे थोड़ा और गहरे पानी में ले गई। मुझे गुस्सा उस समय आया जब उसने पानी के छींटे मुझ पर उड़ा दिए। उसकी हरकत बिल्कुल बचकानी थी। मैंने कहा, यह क्या बदतमीजी कर रही हो? वह हंसते हुए बोली, लाइफ एंजॉय करो। वह बार बार मुझ पर पानी फेंक रही थी। पहले तो मैंने उसे रोका, लेकिन जब वह नहीं मानी तो मैंने भी उस पर पानी फेंकना शुरू कर दिया। शायद पहली बार मैंने जिंदगी का कोई नया रंग देखा था। उसके साथ मैंने खूब मस्ती की। पानी से बाहर आने के बाद वह मुझे गोलगप्पे के ठेले पर ले गई और 2 प्लेट गोलगप्पे बनवाए। मैंने कहा, मैं यह नहीं खाऊंगा, मैं कभी भी ठेले की चीज़ नहीं खाता, हमेशा किसी अच्छे रेस्टोरेंट में ही खाता हूँ। तुम्हें खाना है तो शौक से खा सकती हो। वह बोली, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, तुमने खुद को बस बंद कर रखा है। ब्रांडेड पानी पीना है और महंगे रेस्टोरेंट में ही खाना है। ऐसा नहीं होता। मेरे साथ मुकाबला करो। हम दोनों में से जो पहले गोलगप्पे खत्म करेगा, हारने वाला दूसरे की एक बात जरूर मानेगा। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं उसकी बात मान गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे जीत जाऊंगा। वह मुझसे पूछने लगी, बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी बात मानूं? मैंने कहा, अभी नहीं, समय आने पर बताऊंगा। रात तक मैंने पूरा समय शुभांगी के साथ ही बिताया। हमने एक साधारण से होटल में खाना खाया जो बहुत ही मज़ेदार था। पानी भी स्टील के गिलास में पिया, वह भी नल का। वह हर चीज़ मुझे खिलाने के बाद कहती, देखो, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी खाना ऐसे ही बनाते हैं, बस अच्छी प्लेट में हमारे सामने पेश कर देते हैं। इसीलिए हमें लगता है कि बहुत सफाई का ध्यान रखा गया है। अगर तुम उनके किचन में जाकर देखो तो कई बार इस ढाबे वाले से भी ज़्यादा गंदे होते हैं। उसने मुझे ज़िंदगी को देखने का एक अलग नज़रिया दिया था। वह बहुत अच्छी थी। पहली बार मुझे लगा कि किसी ने सच में ज़िंदगी को जिया है, सिर्फ गुजारा नहीं। धीरे धीरे मेरी दोस्ती शुभांगी से बढ़ने लगी और वह मुझे अच्छी लगने लगी। एक बार वह मुझसे कहने लगी, तुम्हें पता है, नितिन ने ही मुझे आम जिंदगी जीने का तरीका सिखाया, वरना मैं भी अपने भाइयों से बहुत डरती थी। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त था। वह नितिन की तारीफ करने लगी और उसके बारे में बातें करने लगी, लेकिन पहली बार मुझे उसके मुंह से नितिन का नाम अच्छा नहीं लगा। मुझे उसकी बातें भी बुरी लगने लगी। मैंने कहा, शुभांगी, तुम मेरे सामने नितिन की बातें मत किया करो। मेरा ऐसा कहने पर वह हैरान हो गई। बोली, क्यों? हम दोस्त हैं ना, तुम भी तो अपनी किसी गर्लफ्रेंड के बारे में बता सकते हो। मैंने कहा, मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है, मैंने कभी किसी लड़की को गौर से देखा ही नहीं। बस तुम नितिन का जिक्र मेरे सामने मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। वह बोली, क्यों अच्छा नहीं लगता? उसके सवाल पर मैं उसकी आंखों में देखने लगा। मैं यह नहीं कह सकता था कि मुझे नितिन से जलन होने लगी है। मैंने कहा, छोड़ो इस बात को, यह बताओ, अगर तुम्हारी जिंदगी में नितिन ना आता और मेरा रिश्ता तुम्हारे लिए आता तो तुम क्या करती? मैं जानना चाहता था कि वह मेरे बारे में क्या सोचती है, मैं उसे कैसा लगता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन यह जानने की इच्छा मेरे दिल में जाग गई थी। मेरी बात सुनकर वह मुझे गौर से देखने लगी। उस समय हम दोनों साथ बैठे भुट्टा खा रहे थे। कुछ देर तक वह मुझे ध्यान से देखती रही, फिर बोली, अच्छे खासे हो तुम। अगर मेरी जिंदगी में नितिन ना आता तो तुम मुझे पसंद आ जाते। नॉट ए बैड चॉइस। उसके इस जवाब ने मेरे दिल को अजीब सा सुकून मिला। मैं नहीं जानता था कि मैं क्यों खुश हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश था। मेरे लिए वह दिन एक यादगार दिन बन चुका था। मेरा दिल अब किसी और ही राह पर धड़कने लगा था और शुभांगी मुझे बहुत अच्छी लगने लगी थी। एक रात मैं अपने स्टडी रूम में काम में व्यस्त था कि अचानक
कमरे में शुभांगी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं तुरंत स्टडी रूम से बाहर निकला और तेजी से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, देखा शुभांगी बहुत घबराई हुई थी और दौड़कर मेरे सीने से लग गई। वह बोली, दिव्यांश, कमरे में छिपकली है और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। सामने देखो, छत पर है। मैंने ऊपर छत की तरफ देखा तो सचमुच छिपकली लगी हुई थी। उसके अचानक मेरे सीने से लग जाने से मेरे अंदर जैसे हलचल मच गई। मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा था और उसकी धड़कनें भी महसूस कर रहा था। अनजाने में ही मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुम मेरे साथ हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। वह कह रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी अचानक कमरे की लाइट भी चली गई। दरअसल पूरे इलाके की बिजली चली गई थी और जनरेटर भी खराब था। मौसम भी सर्द था। मैं उसे अपने साथ लिए हुए बेड तक ले आया। वह बोली, लाइट क्यों चली गई? जनरेटर क्यों नहीं चल रहा? मुझे अंधेरे से भी डर लगता है। मैंने कहा, जनरेटर खराब है, कल ही नौकर ने बताया था, लेकिन मौसम सर्द था इसीलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वह बोली, अगर छिपकली मुझ पर गिर गई तो? मैंने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैंने मोबाइल की लाइट ऑन कर दी। छिपकली सोफे के ऊपर छत से चिपकी हुई थी। शुभांगी मेरे पास ही सिमटी हुई थी। मेरा तो दिल चाहता था कि समय यहीं थम जाए। मेरे दिल के अंदर का शोर मेरा चैन छीन रहा था। वह कह रहा था कि वह तुम्हारी पत्नी है, तुमने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, 7 फेरे लिए हैं, तुम उस पर हक रखते हो। अगर तुम उससे सच्ची मोहब्बत दोगे तो शायद वह नितिन को भूल जाएगी, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ कोई सीमा नहीं कर सका। मैंने धीरे से उसे खुद से अलग किया और कहा, तुम सो जाओ, मैं खिड़की खोल देता हूँ। छिपकली बाहर चली जाएगी, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आज मैं सोफे पर नहीं लेटूंगी, मैं यहीं बेड पर आपके साथ लेट जाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद मैं भी ऐसे ही किसी पल का इंतजार कर रहा था। मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसके पास ही लेट गया। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और उसमें उसका दूधिया चेहरा चमक रहा था। मेरा दिल चाहता था कि आज सारी हदें पार कर दूं, उसे इतनी मोहब्बत दूं कि वह उसमें डूब जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके दिल में मेरे लिए वह जगह नहीं थी। जब वह गहरी नींद में सो गई तो मैंने धीरे से अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाया और सोफे पर जाकर लेट गया। पिछले कुछ दिनों से मेरी नजरें शुभांगी पर अनजाने में ही ठहरने लगी थी। मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि मेरी इन नजरों को नौकरों ने भी भांप लिया था। एक बार मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था जब शुभांगी गुस्से से कमरे में दाखिल हुई और मेरे बराबर में आकर खड़ी हो गई। वह कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मुझे बुरी बुरी नजरों से देखते हो। अब तो नौकरों ने भी यह बात नोटिस कर ली है। कितनी बुरी बात है, मैं तुम पर कितना भरोसा करती हूँ। मैंने कहा, कैसी नजरों से देख रहा हूँ, तुम ही बताओ, नौकरों ने तुम्हें क्या कहा है? वह बोली, उन्होंने कहा है कि तुम मुझे टेढ़ी आंख से देखते हो, तुम्हें घर के नौकरों का भी ध्यान नहीं है और तुम मुझे खुलेआम मोहब्बत से निहारते रहते हो। मैं गीता को तो यह कहकर समझा दिया कि वह मेरा पति है तो वह मुझे कैसे भी नजरों से देख सकता है, लेकिन उसे यह थोड़ी पता है कि हमारा रिश्ता सिर्फ कागजी रिश्ता है। लेकिन तुम तो जानते हो, तुम्हें अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। उसके बाद मैं उसकी और भी करीब गया और कहा, गौर से देखो मुझे, क्या मैं तुम्हें वैसा लगता हूँ जो तुम्हें बुरी नज़र से देख सकता है? तुम्हें कोई भी कुछ भी कहेगा और तुम उसकी बात मान लोगी। मैं तुम्हें सिर्फ 2 तरह से देखता हूँ, एक बहुत इज्जत से और दूसरा मोहब्बत से। अब बताओ, इसमें बुरी नज़र कौन सी है? मेरी बात सुनकर पहली बार वह नर्वस हुई और फौरन कमरे से बाहर निकल गई। मैं भी मुस्कुराने लगा था, क्योंकि कुछ ही दिन बाद उसने मेरे सिर पर जैसे धमाका कर दिया। मैं कमरे में आया तो बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी पहनकर तैयार खड़ी थी। उसे देखकर मेरा दिल बेईमान होने लगा था। वह कहने लगी, बताओ कैसी लग रही हो? मैंने कहा, बहुत अच्छी लग रही हो। वह बोला, पता है, नितिन का फ़ोन आया था, वह कह रहा था कि उसे नौकरी मिल गई है। आज उसने मुझे खाने पर बुलाया, कह रहा था कि वह अपने माँ बाप को भी जल्दी राजी कर लेगा। बस मैं अब कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ तुम्हारे पास, फिर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। यह सुनते ही मेरे दिल पर जैसे किसी ने जोर से
गुस्सा मार दिया हो। मैंने फौरन अपनी नज़रें उस पर से हटा ली। मेरा दिल बड़ी बेचैनी से धड़क रहा था। मैं नहीं चाहता था कि वह कहीं जाए। वह कहने लगी, ऐसा करो, तुम मुझे रेस्टोरेंट तक छोड़ दो या फिर ड्राइवर से कह दो कि वह मुझे छोड़ देगा। शाम के 8 बज रहे थे, इसीलिए मैं आज जल्दी घर आ गया था कि शुभांगी के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव पर चलूँगा। लेकिन उसकी बातें सुनकर मैं ठिठक गया। मैं नहीं चाहता था कि वह अपने उस हसीन रूप के साथ नितिन के सामने जाए। पता नहीं क्यों मुझ पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। अब मैं खुद पर ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर के जज्बात काबू से बाहर हो चुके थे। मैंने उसके दोनों बाजू पकड़कर गुस्से में कहा, कहीं नहीं जाओगी शुभांगी? तुम मेरी पत्नी हो। तुम्हें इस हसीन रूप में देखने का हक सिर्फ मेरा है। मैं नहीं चाहता कि कोई और तुम्हें देखे। तुम्हारा हुस्न सिर्फ मेरे लिए है। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। वह कहने लगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। तुम जानते हो सब कुछ नाटक था। मैंने कहा, मैं तुम्हें कभी भी तलाक नहीं दूंगा, समझी? भूल जाओ नितिन को, अपने दिल से उसे निकाल दो। मैं कुछ भी बोले जा रहा था और वह आंखें फाड़े मुझे देख रही थी। उसने मुझे खुद से अलग किया और कहने लगी, पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ कि मैंने तुमसे मजबूरी में शादी की थी। मैंने कहा, तो मैं क्या करूं? मेरा दिल नहीं मानता। मैं तुम्हें तलाक नहीं दे सकता शुभांगी, कभी भी नहीं दे सकता। यह कहकर मैं कमरे से बाहर आ गया, स्टडी रूम में आकर बैठ गया और सिगरेट पीने लगा। कुछ देर बाद वह भी मेरे कमरे में आई और वह बहुत गुस्से में थी और रो रो कर उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वह कहने लगी, मैं नितिन के बिना मर जाऊंगी। मैंने उसे मोहब्बत की है, तुमसे नहीं दिव्यांश। मुझे तलाक चाहिए। यह बात सुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैं अपनी आंखों में आने वाले आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। मेरी आंखों में आंसू छलक ही पड़े। मैंने कहा, ठीक है, तुम्हें तलाक चाहिए तो 2 दिन के अंदर अपने नितिन से कहो कि वह अपने माँ बाप को राजी कर ले। मैं अब और आजमाइश नहीं देख सकता। मेरी मोहब्बत मेरी समस्या है, मैं सह लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें बार बार अपनी नज़रों के सामने रखकर अपने घर में नहीं रख सकता। मैंने कहा, जाओ यहाँ से, मेरे सामने मत आना। वह बोली, मेरा मकसद तुम्हारा दिल तोड़ना नहीं था। मैंने कहा, शुभांगी, जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या मकसद था, लेकिन मैं तुम्हारा मकसद पूरा करने के लिए नहीं हूँ। मैं एक जीता जागता इंसान हूँ। मेरे सीने में भी दिल है और जज्बात भी। आसान नहीं होता एक मर्द के लिए अपने हक में आई हुई लड़की के साथ एक ही कमरे में बिना उसे छुए रहना, लेकिन मैंने यह आजमाइश भी दी है। अब और कोई आजमाइश नहीं दे सकता। या तो मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ या फिर मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। 2 दिन का समय है तुम्हारे पास। मेरी बात सुनकर वह कमरे से बाहर चली गई। मैंने पूरी रात स्टडी रूम में सिगरेट पीते हुए गुजारी। अगली सुबह मुझे तेज बुखार हो गया था, लेकिन मैं शुभांगी के कमरे में नहीं गया। मैं गेस्ट रूम में जाकर लेट गया। बुखार बहुत तेज था, इसीलिए मैं कुछ बेहोशी की हालत में था। मुझे लगा जैसे कोई मेरे माथे पर पानी की पट्टियाँ रख रहा है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा शुभांगी थी। मैंने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और कहा, क्या करने आई हो? जाओ यहाँ से। वह बोली, तुम्हें बहुत तेज बुखार है। मैंने कहा, मर तो नहीं गया ना मैं मर भी जाऊं तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ेगा? जाओ यहाँ से। मेरी बेरुखी पर वह आंसू बहाती हुई बाहर चली गई। मैं भी क्या करता, इंसान था, पत्थर तो नहीं था। जब मेरा बुखार थोड़ा कम हुआ तो मैं कमरे से बाहर आया। नौकरों से पता चला कि वह घर से जा चुकी है। 2 दिन बड़ी मुश्किल से कटे। मैं समझ गया था कि वह अब वापस नहीं आएगी। मैंने अपने वकील से डिवोर्स के पेपर तैयार करने के लिए कह दिया। मेरी माँ अलग परेशान थी। वह मुझसे कहने लगी, कब तक शुभांगी मायके बैठी रहेगी? मुझे तो अपना घर खाली खाली सा लग रहा है दिव्यांश। जाओ उसे वापस लेकर आओ। मैंने कहा, माँ, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। वह बोली, क्यों नहीं आएगी? मैंने कहा, माँ, मेरा शुभांगी से झगड़ा हो गया है और मैं उसे तलाक दे रहा हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी माँ चौंक उठी और उन्होंने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया। वह बोली, जरा सी बात पर तलाक दोगे उसे? जान ले लूँगी मैं तुम्हारी। मैंने कहा, माँ, मेरी जान ही तो निकल चुकी है। पता नहीं क्यों वह मेरी ज़िंदगी में आई थी। मेरा सब कुछ छीनकर जा चुकी है। वकील ने
डिवोर्स के पेपर तैयार कर दिए थे। मैंने शुभांगी को कॉल किया। पहली घंटी पर ही उसने फ़ोन उठा लिया। मैंने कहा, तलाक के पेपर तैयार हो गए हैं, तुम कोर्ट में आ जाना। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन कोर्ट में वकील के सामने वह मौजूद थी। उसकी आंखें बुरी तरह सूजी हुई थी। मैंने बस एक नज़र उसे देखा, मेरा दिल तड़प उठा कि अब वह क्यों रो रही है। उसकी हर खुशी तो उससे मिलने जा रही है, फिर उसने रो रो कर अपनी आंखें क्यों सुजा रखी हैं। सामने रखे तलाकनामे पर साइन करने से पहले मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। मेरा दिल नहीं चाहता था कि मैं उन पेपरों पर साइन करूं। मेरे हाथों की कंपकपी शुभांगी भी देख रही थी। अचानक उसने पेपर उठाए और उन्हें फाड़कर कई टुकड़ों में बांट दिया। फिर वह मुझसे लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, दिव्यांश, जब से मैं तुम्हारा घर छोड़कर गई हूँ, मुझे एक पल भी चैन नहीं आया। बार बार मुझे तुम्हारा ख्याल आता रहा। फिर मुझे एहसास हुआ कि शादी मजाक नहीं होती और ना ही अग्नि के सामने लिए गए 7 फेरे मजाक होते हैं। वे 2 दिलों को हमेशा के लिए बांध देते हैं। मैंने नितिन से इनकार कर दिया है। उसे कह दिया है कि मैं उससे शादी नहीं कर सकती। वह इतनी भावुक थी कि उसे यह तक एहसास नहीं था कि सामने वकील अपनी कुर्सी पर बैठा हमें देख रहा था, सब सुन भी रहा था और हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी नज़रें झुकाए बैठा था। मैंने उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, शुभांगी, हम यहाँ अकेले नहीं हैं, घर जाकर बात करेंगे। मेरी बात सुनकर वह झट से मुझसे अलग हो गई। वापसी का सफ़र मेरे घर के लिए खुशियों से भरा था, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ थी। उसे समझ आ गया था कि शादी कोई खेल नहीं होती। और आप बताइए, अगर आप दिव्यांश की जगह होते तो क्या आप भी इतनी बड़ी चोट के बाद शुभांगी को माफ़ कर देते? दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।